मैन्युपुलेशन लैंग्वेज, किसी चीज़ को मैन्युपुलेट करना। मैन्युपुलेशन का मतलब क्या होता है? सो डेटा मैन्युपुलेट करना होता है, इसको हम लिखेंगे लेकिन मैन्युपुलेशन। सो डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज विच इज़ यूज टू मैन्युपुलेट द डेटा, मतलब डेटा को तोड़ना मरोड़ना, है ना। कहते हैं ना वो बहुत मैन्युपुलेटिव है, वो बहुत चीज़ों को मैन्युपुलेट करता है, वो बातों को मैन्युपुलेट करता है, मतलब घुमाता फिराता है, बदल देता है ना। सो डेटा मैन्युपुलेशन का मतलब है कि आपके पास टेबल में डेटा है, आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हो, जो डेटा है उस पर डिलीट करना चाहते हो, आप नया डेटा इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। सो वो सब आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है। पहले सिलेक्ट कमांड को भी हम डेटा मैनिपुलेशन में ही कहते थे, आजकल इसको डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी कह देते हैं, सो दैट इज DQL। सो डेटा क्वेरी लैंग्वेज, बट अदरवाइज सिलेक्ट इज पार्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन ओनली। तो 4 कमांड्स हम यहाँ पे करेंगे जिनका नाम होगा सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। डिलीट एंड अपडेट। तो ये जो चारों कमांड्स हैं, इनको याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है सिड्डू, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है। जस्ट रिमेंबर दिस नेम, आपको याद रहेगा कि ये 4 कमांड्स DML हैं। इसको छोड़ के बाकी की जितनी कमांड्स आपने की हैं वो DDL हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कुछ कमांड्स के नाम दे देंगे और बोलेंगे कि क्लासीफाई करो DDL कौन सी है, DML कौन सी है। सो यू शुड बी एबल टू क्लासीफाई दैट, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। सो इट इज सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। अब जब हम टेबल बना लेते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें हमने क्या किया था? हमने किया था कि भैया डेटाबेस कैसे बनता है, डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनता है। बन गया टेबल, पर खाली है। टेबल तो बन गया पर टेबल अभी खाली है। सो मैंने मान लो एक बहुत छोटा सा टेबल क्रिएट किया, मैंने लिखा क्रिएट टेबल प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इससे पहले मैं कोई डेटाबेस बना चुकी हूँ, क्योंकि टेबल हमेशा किसी डेटाबेस के अंदर ही बनता है। सो क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, मैंने लिया प्रोडक्ट आईडी चाहिए मुझे। प्रोडक्ट आईडी मैं इंटीजर ले रही हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि ये मेरे टेबल का प्राइमरी की भी हो। देन आई वॉन्ट टू टेक नेम ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो नाम है उसमें कैरेक्टर्स आ सकते हैं एंड प्रोडक्ट का नाम खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन आई वॉन्ट टू टेक कॉस्ट, बस मेरे को अभी इतना ही लेना है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दिस मच। सो दैट्स इट, टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। जब हम इसको रन करते हैं तो आपके पास लिखा आ जाता है क्वेरी ओके। क्वेरी ओके मतलब योर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। सो इट हैज़ क्रिएटेड अ टेबल जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, PID, नेम, कॉस्ट। अगर आप देखना चाहते हो इसके स्ट्रक्चर को तो डिस्क्राइब प्रोडक्ट या DESC प्रोडक्ट लिख कर हम इसका स्ट्रक्चर चेक भी कर सकते हैं। अब आती है बारी डेटा इंसर्ट करने की। मुझे इसके अंदर प्रोडक्ट्स इंसर्ट कराने हैं। सो जब आपको इसके अंदर प्रोडक्ट्स इंसर्ट कराने हैं तो वहाँ पर कमांड यूज होगी इंसर्ट इनटू। सो पहली DML कमांड जो है आपकी वो है इंसर्ट इनटू। इंसर्ट और इनटू दोनों ही कीवर्ड्स हैं, तो आप इन्हें स्मॉल कैपिटल जैसे मर्जी लिखें, बट ये कीवर्ड्स हैं तो इनको लिखना ज़रूरी है। सो इंसर्ट स्पेस इनटू, उसके बाद उस टेबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमें इंसर्ट कराना है। फिर हम एक और कीवर्ड लिखेंगे वैल्यूज़। सो ये कुछ भी हो सकता है टेबल का नाम, फिर कीवर्ड आ गया वैल्यूज़, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में यू हैव टू गिव लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ टू बी इंसर्टेड, पुट अ सेमीकोलन। ध्यान रखने वाली बात क्या होनी चाहिए कि जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे दी जाएगी वो सेम ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में हमने टेबल के अंदर कॉलम्स दिए थे, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, नेम, कॉस्ट। तो मुझे उसी ऑर्डर में देना है, इंटीजर, कैरेक्टर, इंटीजर, ठीक है। डेटा टाइप मैच होना ज़रूरी है, और 3 थे तो 3 ही देने पड़ेंगे। अगर 2 दोगे तो एरर आएगा, 4 दोगे तो भी एरर आएगा। सो इट हैज़ टू बी 3, तो 3 ही देने हैं आपको। कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर मुझे इसकी क्वेरी लिखनी है, सो इट विल बी इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट। सो इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज। प्रोडक्ट आईडी दे दिया 11, प्रोडक्ट का नाम दे दिया पेन, कॉस्ट दे दिया 30। सो प्रोडक्ट आईडी है 11, पेन प्रोडक्ट का नाम है, कॉस्ट 30 है, इंसर्ट हो जाएगा, सिंपल। सो दैट इज हाउ वी कैन इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, और उसके बाद आपने वैल्यूज को कॉमास से सेपरेट करके दे दिया। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो नंबर्स हैं, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो, वो आप बिना कोट्स के लिखोगे। तो कोट्स नहीं देने आपको अगर आप इंटीजर या फ्लोट इंसर्ट कर रहे हो।
लेकिन अगर आप कैरेक्टर या डेट इंसर्ट कर रहे हो, सो आपका डेटा टाइप कैर है, वैर कैर है या डेट है, सो इट हैज़ टू बी गिवन विद इन द कोट, सिंगल डबल कोई से भी लगा सकते हैं। तो आप चाहे सिंगल कोट्स लगाएं चाहे डबल कोट्स लगाएं, इट वुड बी करेक्ट। ठीक है, सो दिस इज योर इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट वैल्यूज। ये तो हो गई सिंपल कमांड। अब चेंज कब आता है कि जब मुझे सारी वैल्यूज नहीं देनी, मेरे को अभी कॉस्ट नहीं पता, मुझे आईडी पता है, मुझे नाम पता है, पर मुझे कॉस्ट नहीं पता, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको लिखने का एक और सिंटेक्स है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है कि जब आपको सारे कॉलम्स ना पता हो, आपको सिलेक्टेड कॉलम्स के लिए ही इंसर्ट कराना हो, तो आप लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में आप यहाँ पर कॉलम्स की लिस्ट दे सकते हो जिन कॉलम्स में वैल्यूज़ देनी है, और फिर उसी हिसाब से वैल्यूज़ की लिस्ट हम वैल्यूज़ कीवर्ड के बाद देंगे। ठीक है, मेक श्योर कि ये जो कॉलम्स की लिस्ट है इसमें वो सारे कॉलम्स ज़रूर होने चाहिए जो कि नॉट नल कंस्ट्रेंट से अफेक्टेड हैं, क्योंकि जिस कंस्ट्रेंट पे, जिस भी कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा है उसको हम नल नहीं छोड़ सकते। नल नहीं छोड़ सकते मतलब उसकी वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी। सो यू हैव टू गिव द वैल्यू, राइट। सो यहाँ पर जैसे कि आपका PID था, प्रोडक्ट आईडी, वो नल नहीं हो सकता तो उसको मेरे को लेना ही पड़ेगा। नाम के आगे मैंने नॉट नल लिखा था, वो भी मेरे को लेना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं लूँगी तो एरर आ जाएगा कि भाई इसमें तो नल हो नहीं सकता, तो आप उसको कैसे स्किप कर रहे हो। ठीक है, सो वी हैव टू टेक, तो हमारे पास सिर्फ एक कॉस्ट है जो हम छोड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया PID कॉमा नेम। आप ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में लिखो, आप नेम कॉमा PID भी लिख सकते हो। जैसा यहाँ लिखोगे बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ देना है। ठीक है, सो अगर मैंने PID कॉमा नेम लिखा है तो मैं 12 कॉमा बुक लिखूंगी। अगर मैंने नेम कॉमा PID लिखा है तो मैं बुक कॉमा 12 लिखूंगी। तो जो पहली वैल्यू है वो पहले कॉलम में जाएगी, जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे कॉलम में जाएगी। सो 12 हो जाएगा PID, बुक हो जाएगा नाम, एंड कॉस्ट क्या होगी, null. So null is a value that means nothing. So SQL में null का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, ना तो वो जीरो है ना वो ब्लैंक स्ट्रिंग है, वो कुछ नहीं है। So जिस कॉलम की वैल्यू हम नहीं देते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट नल आ जाता है। So it shows null in that. ठीक है, तो अगर आप इस टेबल को शो करोगे तो आपके पास आएगा 11 पेन 30 12 बुक, और यहाँ पर खाली आ जाएगा या फिर नल लिखा हुआ आ जाएगा। सो कुछ नहीं भी लिखा हुआ तो दैट ऑल्सो मीन्स नल। सो दैट इज हाउ इंसर्ट इनटू वर्क्स। तो ये दो तरीके हैं कि इंसर्ट इनटू कैसे काम कर सकता है, राइट। आई होप सबको क्लियर हो गया। यस तो लिखो कमेंट में, यस मैम इंसर्ट इनटू इज क्लियर। कोई डाउट है तो वो भी लिख सकते हो कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, दूसरी कमांड है आपके पास डिलीट। अब डेटा है लेकिन डिलीट कराना है, तो हमने देखा था कि ड्रॉप टेबल से पूरा का पूरा टेबल डिलीट होता है, ट्रंकेट टेबल से डेटा डिलीट हो जाता है पर खाली टेबल रह जाता है। डिलीट कमांड को हम कैसे लिखते हैं, डिलीट इज अ डेटा मैनिपुलेशन, वो दोनों DDL कमांड्स थी। डिलीट कीवर्ड है, फ्रॉम कीवर्ड है, उसके बाद आता है टेबल का नाम। सो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। इसके आगे एक ऑप्शनल चीज है, वो है वेयर कंडीशन। सो ऑप्शनल को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रही हूँ, ठीक है, जिसमें से वेयर को हम कहते हैं क्लॉज, और इट इज़ अ कीवर्ड ऑल्सो, एंड द पर्पज फॉर व्हाट वी आर यूजिंग इज, तो हम इसको क्लॉज कहते हैं। सो डिलीट लिखना ही लिखना है, फ्रॉम लिखना ही लिखना है, टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है। अगर कंडीशन दे रहे हो तो वेयर तो लिखना ही है और उसके आगे कोई भी कंडीशन हो सकती है, पीछे सेमीकोलन आएगा। सो अगर मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ दूँ, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट, तो इससे क्या होगा, ऑल द रोज ऑफ द टेबल विल बी डिलीटेड। सारा का सारा डेटा जितना भी है उसमें वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा पर वो परमानेंट डिलीट नहीं करता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रंकेट टेबल एंड डिलीट। हम चाहे तो उसको वापस ला सकते हैं, अनडू हो सकता है, कैसे होगा कब होगा वो बात की बात है। ठीक है, बट इट कैन बी अनडन, इट कैन बी कैंसल्ड। ठीक है, दूसरी चीज, ट्रंकेट टेबल के साथ आप कंडीशन नहीं दे सकते, वहां पे वो हमेशा सारे रिकॉर्ड्स ही डिलीट करेगा, लेकिन यहाँ पर आप कंडीशन दे सकते हो। आप बता सकते हो कि भाई मेरे को सारे नहीं डिलीट करने है ना, मेरे को वो प्रोडक्ट डिलीट करना है जिसकी कॉस्ट 10 रुपये से कम है। भाई मैं अपनी दुकान पे रखना ही नहीं चाहती वो प्रोडक्ट, कौन चेंज के लिए कस्टमर से बहस करता रहे, है ना, तो छोड़ दो, 10 रुपये से कम वाला प्रोडक्ट मुझे रखना ही नहीं है। सो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट
where cost less than 10. So जहां पर कॉस्ट 10 से कम है ये उन सारे प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देगा. ठीक है. अगर आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिलीट करना चाहते हो तो आप उसका आईडी दे सकते हैं. ठीक है, क्योंकि नाम तो फिर भी सेम हो सकता है लेकिन आईडी तो कभी सेम नहीं होगा ना. तो मैं लिख सकती हूँ वेयर PID इज इक्वल टू 17. तो अगर तो वो आईडी है तो डिलीट हो जाएगा, लिखा आ जाएगा क्वेरी ओके. ठीक है, और अगर वो आईडी है ही नहीं तो फिर कुछ भी डिलीट नहीं होगा, एरर नहीं आता यहाँ पे. ठीक है, सो इट वोंट डिलीट एनीथिंग अगर मैच नहीं हुआ तो, अगर मैच हो गया तो डिलीट हो जाएगा. सो वेयर का काम यहाँ पे एक तरह से कंडीशन चेक करना है, जैसे हम प्रोग्रामिंग में इफ से करते हैं. तो अगर कंडीशन मैच हुई तो काम होगा और अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो काम नहीं होगा. एंड कंडीशन इज चेक फॉर एवरी रो. अगर 50 रोज है टेबल में तो वो हर रो के लिए कंडीशन को चेक करेगा. जिस रो पे कंडीशन ट्रू हुई उस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. जैसे यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन है तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा. सो दैट्स द सिंपल वे ऑफ डिलीटिंग रिकॉर्ड्स. ठीक है, सो रो डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड होती है? डिलीट. कॉलम डिलीट करना हो तो ऑल्टर टेबल. ठीक है, याद रखोगे. रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट इनटू. कॉलम ऐड करना है तो ऑल्टर टेबल. रो को डिलीट करना है तो डिलीट. कॉलम नया ऐड करना है तो अगेन ऑल्टर टेबल. टेबल में पड़े हुए डेटा को चेंज करना है तो अपडेट. टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो ऑल्टर टेबल. सो तीसरी कमांड है यहाँ पर अपडेट. अगर आपके पास डेटा पड़ा है, मान लो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को चेंज करना है या उसमें कुछ और चेंजेस करने हैं, नाम गलत लिख दिया, नाम बदलना है, तो वो आप चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड. अपडेट का सिंटेक्स क्या रहेगा? हम लिखेंगे अपडेट, फिर सबसे पहले टेबल का नाम जिस टेबल को अपडेट कराना है, फिर एक कीवर्ड आएगा सेट. तो पहले कीवर्ड है अपडेट, फिर टेबल का नाम, फिर सेट, फिर उस कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू बदलनी है. सो कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू. सो अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू. यहाँ पर भी जो वेयर है वो ऑप्शनल है. सो अगर आप कंडीशन देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अपडेट प्रोडक्ट सेट कॉस्ट इज इक्वल टू 50. तो इससे क्या होगा? सो अपडेट प्रोडक्ट सेट कॉस्ट इज इक्वल टू 50. तो इससे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट चेंज होकर 50 हो जाएगी. सो द कॉस्ट विल बिकम 50. किसकी होगी? फटाफट लिखो कमेंट्स में, किसकी कॉस्ट 50 होगी? पहले प्रोडक्ट की, दूसरे प्रोडक्ट की, या फिर सारे के सारे प्रोडक्ट्स की? सारे के सारे प्रोडक्ट्स की. तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास टेबल में सबकी कॉस्ट को वो चेंज करके 50 कर देगा. सो हर प्रोडक्ट की कॉस्ट 50 हो जाएगी. मुझे ऐसा नहीं चाहिए मुझे ऐसा. तो मैं क्या करूंगी? मैं लगाऊंगी वेयर और मैं लिख दूंगी PID इज इक्वल टू 12. तो जो 12 वाला प्रोडक्ट आईडी है अब सिर्फ उसकी कॉस्ट चेंज होकर 50 होगी. समझ रहे हो? बहुत बेसिक सी चीज़ है ना. देखो इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको इसका तरीका समझना है कि लिखना कैसे है. सो इट इज़ मोर लाइक इंग्लिश, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं. तो उस सिंटेक्स को आपको याद रखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा. आप अपडेट में अब सेट पहले नहीं लिख सकते, पहले टेबल का नाम ही आएगा, उसके बाद ही सेट आएगा. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ हर किसी की कॉस्ट 5 से बढ़ा दो तो कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 5, तो सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट 5 से इंक्रीज हो जाएगी. पर मैं कहती हूँ 5 से नहीं, 5% से बढ़ा दो. तो 5% का मतलब क्या है? 5 इंटू कॉस्ट अपॉन 100. तो आप ऐसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो. तो पहले वो कॉस्ट का 5% निकालेगा, उसको कॉस्ट में ऐड करेगा एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द कॉस्ट अगेन. तो वो नई कॉस्ट बन जाएगी कि हर किसी की कॉस्ट 5% से इंक्रीज हो गई. ठीक है, समझ रहे हो? समझ में आ गया? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट. सो तीनों कमांड्स क्लियर हैं सबको? आई होप इट्स वेरी मच क्लियर कि तीनों क्या कर रहे हैं. सो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट. चौथी जो कमांड है जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है, ये तीन तो है ही, इन तीनों में से शायद आपको 1 या 2 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं वो है सिलेक्ट कमांड. तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो सिलेक्ट के ऊपर आने वाले हैं. तो सिलेक्ट क्या है? डेटा क्वेरी या डेटा मैनिपुलेशन जो भी कह लो, या इसको डेटा रिट्रीवल भी कहते हैं. डेटा को रिट्रीव करना है, देखना है टेबल में से डेटा. तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं सिलेक्ट,
उसके बाद वी हैव टू गिव नेम ऑफ द कॉलम्स, जो आपको देखने हैं कॉलम उनके नाम लिखो, अगर सारे देखने हैं तो स्टार लगा दो, स्टार या ऑल भी लिख सकते हैं, पर MySQL में ऑल नहीं चलता। तो सिलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट कॉमा स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। सो सिलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट स्लैश स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो ये आपके पास आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट लिखने से क्या होगा, इट विल शो यू लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, सारी रोज सारे कॉलम्स डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो जितना भी डेटा था टेबल में विद ऑल रोज ऑल कॉलम्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। पर आप सारा नहीं चाहते हो, आप सिलेक्टेड चाहते हो, तो वो सिलेक्टेड किस तरीके से देखना है, उसमें भी दो कीवर्ड्स आ जाए, कीवर्ड्स नहीं कहेंगे, डेफिनेशंस कह लेंगे हम इसको, कि सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दो चीज़ें आती हैं। सिलेक्शन का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्ट करो कौन कौन सी रोज आपको देखनी है, और प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्ट करो कि कौन कौन से कॉलम्स आपको देखने हैं। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है, वेयर कॉस्ट इज ग्रेटर देन 50, तो वो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को दिखाएगा जिनकी कॉस्ट 50 से ज़्यादा है। तो रोज मैंने रिस्ट्रिक्ट करी ना, हर रो पे ये कंडीशन चेक होगी, जहां कंडीशन मैच हुई वो उसने दिखा दिया, जहां मैच नहीं हुई उसने उसको नहीं दिखाया, लेकिन दिखाए तो सारे कॉलम्स ना। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि भाई सारा नहीं दिखाना, मैं सिर्फ प्रोडक्ट का नाम और कॉस्ट देखना चाहती हूँ। सो आई कैन राइट सिलेक्ट नेम कॉमा कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, तो जितने भी प्रोडक्ट्स थे इसमें क्या होगा, सारी की सारी रोज आएंगी, लेकिन उनके सिर्फ दो ही कॉलम्स दिखाएगा, नेम और कॉस्ट, ठीक है। हम सिलेक्शन और प्रोजेक्शन को कंबाइन भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिलेक्ट नेम कॉमा कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कॉस्ट ग्रेटर देन 50। तो अब वो प्रोजेक्शन और सिलेक्शन को कंबाइन कर दिया, अब वो नेम और कॉस्ट दिखा रहा है उन प्रोडक्ट्स की जिनकी कॉस्ट तो रह गया है वेयर ग्रेटर देन 50, वेयर व्हाट, कुछ खुद ही सेंस नहीं बनती ना, सो इट्स सो इजी टू फाइंड आउट द एरर। सो वेयर ग्रेटर देन 50 का क्या मतलब है, वेयर कॉस्ट ग्रेटर देन 50। सो दैट इज हाउ वी कैन राइट द रिट्रीवल कमांड। तो आप वेयर के साथ कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, जो भी कंडीशन आप देंगे उस कंडीशन के मैचिंग होने पे वो डेटा को दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सिलेक्शन का, सेकेंड एग्जाम्पल है प्रोजेक्शन का, एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। सो हम क्या करते हैं सिलेक्शन में, वी रिस्ट्रिक्ट द रोज, सो इट इज रिस्ट्रिक्टिंग द रोज टू बी डिस्प्लेड, और ये क्या है प्रोजेक्शन, रिस्ट्रिक्टिंग द कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड। सो अभी इस लेक्चर से आपको यही याद रखना है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस मच, राइट। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कंडीशंस हम यहाँ पे देते हैं इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज हो सकते हैं। तो हम करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से यूज हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से यूज हो सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट आई विल टेल यू अबाउट इज, नल, बिटवीन, लाइक, इन, जो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जिनका काम कंडीशन चेक करना है। इन ऑपरेटर्स को आप वेयर के साथ लगा सकते हो, चाहे वो अपडेट कमांड हो, डिलीट कमांड हो या सिलेक्ट कमांड हो। सो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए इंस्टाग्राम की स्टोरीज में मिल जाएंगे। सो आई विल अपलोड अ फ्यू क्वेश्चन इन इंस्टाग्राम स्टोरीज, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। टेलीग्राम पे भी मैं आपको सेंड कर सकती हूँ, और मैं कम्युनिटी टैब पे भी डालने की कोशिश करूँगी।